मेरा नाम है साजिद ज़ुहैब और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं ज़ुहैब स्पीक्स। दोस्तों, सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं तुर्की और सीरिया के हालात के बारे में कि आखिर मौजूदा हालात वहाँ के कैसे हैं, मतलब लाइव अपडेट के बारे में। तो वहाँ के हालात अभी भी काफ़ी अच्छे नहीं हैं। जिस तरह की तस्वीरें आ रही हैं उससे तो यही बात क्लियर हो रही है। हालांकि भूकंप आए हुए आज लगभग एक हफ़्ता गुजरने वाला है, मगर उसके बावजूद भी तस्वीर क्लियर नहीं हो पा रही है। मरने वालों लोगों का जो आंकड़ा है वो भी लगभग 34 से 35 करोड़ के नंबर पार कर चुका है। इसके अलावा जो घायल लोग हैं अभी भी वो भी 1.5 लाख का लगभग आंकड़ा पार हो चुका है। मगर प्रॉब्लम की बात ये है कि जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है, वक्त आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे वहाँ पर ज़िंदगी बचाने की उम्मीदें भी कम होती जा रही हैं। वो इसलिए क्योंकि जब भूकंप आया था, जब ताज़ा मामला था, तो जो वहाँ पर जो टीम्स काम कर रही थी, जो वहाँ पर ऑपरेशन चल रहे थे, उसमें जो मलबे के नीचे से जो लोग निकल रहे थे उनमें से ज़्यादातर लोग बचे हुए निकल रहे थे, ज़िंदा निकल रहे थे, और बहुत कम ही लोग होते थे जो अपनी जान गंवा चुके होते थे। मगर अब तो वक्त भी इतना गुजर चुका है इस पूरे हादसे को, तो अब जो लोग भी निकल रहे हैं या निकाले जा रहे हैं मलबे के नीचे से, तो वो ऑलरेडी अपनी ज़िंदगी गंवा चुके होंगे ज़्यादातर। क्योंकि अगर वो भूकंप से बच भी गए होंगे तो जिस तरह से, जिस परेशानियों के साथ वो इतने दिनों इस भूकंप के नीचे रहे, इस मलबे के नीचे रहे, तो ऑलरेडी वो लोग भूख की वजह से या परेशानियों की वजह से अपनी जान गंवा चुके होंगे। तो इसीलिए ये कहा जा रहा है कि वक्त के साथ साथ अब ज़िंदगी बचाने की उम्मीदें भी कम हो चुकी हैं। मगर दोस्तों, तुर्की के मामले में अब एक और डराने वाली खबर सामने निकल कर आई है जो तुर्की के लिए बहुत ज़्यादा परेशानी पैदा करने वाली है। वो खबर ये है कि तुर्की के जिन इलाकों में ये भूकंप आया है और जिस इलाके के लोग इस भूकंप की वजह से ज़्यादा अफेक्टेड हैं, उन इलाकों में लूटमार की खबरें आ रही हैं। लोग लूट पाट कर रहे हैं, कोई घर को लूट ले रहा है, कोई किसी की कोई कार वगैरह इस तरह की चीज़ें चुरा ले जा रहा है, कोई पूरी दुकान को लूट ले रहा है। इस तरह की बहुत सारी खबरें आ रही हैं। इवन आप लोग अंदाज़ा लगाइए कि पुलिस ने अभी तक न सिर्फ वहाँ के बहुत सारे लोगों को इस तरह के वहाँ के बहुत सारे इस तरह के लोगों को अरेस्ट किया, बल्कि साथ ही साथ जो वहाँ के राष्ट्रपति हैं यानी रजब तैयब अर्दोगान, उनको भी वार्निंग देना पड़ी है कि भाई इस तरह की हरकतें जो लोग कर रहे हैं वो संभल जाएं, और अगर वो सोचते हैं कि इस माहौल में वो ऐसा कर सकते हैं और बच सकते हैं तो ये बिल्कुल गलतफहमी है, उनको बख्शा नहीं जाएगा। मगर दोस्तों, अगर हम हिस्टोरिकली देखें तो ये एक दस्तूर वाली बात है। मतलब ये दस्तूर रहा है कि जहाँ पर भी ऐसी कोई आपदा आती है, जहाँ पर भी कोई इतनी बड़ी डिज़ास्टर होता है, कोई इतना बड़ा, चाहे वो सैलाब आ जाए या कोई अर्थक्वेक आ जाए या इस तरह की कोई भी आपदा आए कोई बड़ी, जहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं, परेशान हो जाते हैं, कोई बड़ी जंग हो जाती है, तो वहाँ पर इस तरह की चीज़ें होती ही हैं। लूटमार होना ही होना है। अफ्रीकन कंट्रीज़ ज़्यादातर इस चीज़ की सबसे बड़ी मिसाल हैं। वहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि गरीबी है और वहाँ पर किस तरह का क्राइम होता है। तुर्की से ऐसी बहुत सारी वीडियोज़ आ रही हैं जिसमें देखा जा सकता है कि वो लोग जो ऑलरेडी अपने लोगों को खो चुके हैं और ऑलरेडी अंदर से टूट चुके हैं इस हादसे को देखने की वजह से, तो अब वो लोग अपने घरों को रखा रहे हैं, अपनी दुकानों को रखा रहे हैं, और ये डर जाहिर कर रहे हैं मीडिया के सामने कि भाई हमारी खुद की बराबर वाली दुकान पूरी तरीके से लूट ली गई है, फ़ोन साफ़ कर दिए फ़ोन की शॉप में से, तो हम कैसे मान लें कि हमारी ये चीज़ महफूज रहेगी। तो इसलिए अब उनको अपनी फ्यूचर की ज़िंदगी बचाने के लिए भी और ज़्यादा संघर्ष करना पड़ रहा है। अब जाहिर है दोस्तों, ये चीज़ दिखाती है कि तुर्की के आने वाले दिन और भी ज़्यादा ख़राब हैं, क्योंकि भूकंप जो आया था वो तो जो कुछ करना था वो करके चला गया, मगर अब तुर्की के सामने ये चैलेंज होगा कि वो इन सारी चीज़ों को नॉर्मलाइज़ कैसे करे, कैसे जो लोग इस चीज़ से अफेक्ट हुए हैं उनको एक नॉर्मल ज़िंदगी फिर से दे पाए, कैसे उन लोगों के घर बनवा पाए, कैसे उन लोगों को इस पूरा जो जिस तरह के माहौल में वो लोग जिस तरह की चीज़ें उन्होंने देखी हैं उससे बाहर निकाल सके मेंटली भी। तो ये सारी चीज़ें अब तुर्की के लिए एक बड़ा चैलेंज लेकर आई हैं और देखना होगा कि ये सारा चीज़ें कैसे नॉर्मलाइज होंगी। फिलहाल अब अगर बात करें अगले टॉपिक की, अगली खबर की, तो वो है दरअसल शहाब से जुड़ी हुई। शहाब के बारे में आप लोग बड़ी अच्छी तरह से जानते होंगे। सन 2022 में बहुत ज़्यादा चर्चाओं में रहे। चर्चाओं में रहने की वजह थी उनका एक यूनिक सफ़र और एक एडवेंचरस सफ़र। वो सफ़र ये था कि उनका ये ख्वाब था, उनका ये ड्रीम था कि वो मक्का से, मतलब जो उनका ख़ुद का लोकल एरिया है केरला, वहाँ से लेकर मक्का तक का पैदल सफ़र करेंगे और उसके बाद हज करेंगे। मतलब वो हज करना चाहते थे बाई फुट, मतलब कि पैदल चलकर। इसके लिए उन्होंने बाकायदा इंडियन गवर्नमेंट से परमिशन ली, जिसके बाद उन्होंने चलना शुरू किया और इंडिया में भी वो लगातार कई दिनों तक चले और सोशल मीडिया की हाईलाइट बने रहे। अब इंडिया में इसलिए ज़्यादा चले क्योंकि ऑलरेडी केरला जो है हम जानते हैं बिल्कुल साउथ में है, सबसे लास्ट में है, और वहीं उनको नॉर्थ इंडिया तक आना था। तो ऑलरेडी हमारा इंडिया वैसे ही इतना बड़ा है, तो उनको कई दिनों तक बल्कि महीनों तक उनको पैदल चलना पड़ा। और इंडिया में जो माहौल देखा वो यकीनी तौर पर सरप्राइज़ करने वाला था। जिस तरह से लोगों ने उनका इस्तकबाल किया, चाहे मुस्लिम हो हिंदू हो, और गवर्नमेंट ने भी जिस तरह से उन्हें सिक्योरिटी प्रोवाइड की और जिस तरह से हर तरह से उनको मतलब किसी भी तरीके से परेशानी नहीं होने दी, और ज़्यादा से ज़्यादा यही कोशिश की कि वो आसानी के साथ अपना सफ़र तय करें इंडियन गवर्नमेंट ने। अब उसके बाद वो जैसे तैसे पाकिस्तान बॉर्डर पर पहुँचे। लोगों को अब यही लग रहा था कि भाई पाकिस्तान बॉर्डर पर वो पहुँच गए हैं,
फ़ौरन वीज़ा मिलेगा, वीज़ा के बाद पाकिस्तान को पार करेंगे, जैसे इंडिया को पार किया था पैदल चलकर, फिर ईरान पहुँचेंगे, ईरान को पार करेंगे, इसी तरह से होते होते वो सऊदी अरबिया पहुँच जाएंगे बहुत जल्द। मगर हुआ ये कि वहाँ पर जाकर उनको वीज़ा नहीं मिला। पंजाब बॉर्डर पर वो पहुँच गए, पाकिस्तान की तरफ से उनको वीज़ा नहीं मिला। शुरू में कई खबरें आईं, कुछ अफवाहें थीं, कुछ सच्ची थीं, मगर फिर भी लोग धीरे धीरे शांत होते रहे और भूल गए शहाब कौन है। फिर अचानक से 4 महीने के बाद लगभग शहाब को वीज़ा मिला। फिर से खबरें आईं और फिर से ये एक बार चर्चाओं में आए कि भाई वीज़ा मिल गया, अब ये फिर से चल पड़ेंगे। फाइनली शहाब ने खुद भी बताया कि हाँ मुझे वीज़ा मिल गया। शहाब भाई निकले भी बाहर, और इवन वो उस तरह की वीडियोस भी आई जिस तरह की इंडिया से आती थी, लोग उनका वेलकम कर रहे थे, सब हुजूम लगाकर उनके साथ चल रहे थे भीड़ भाड़ में और उनसे मिल रहे थे, उनसे मुसाफा कर रहे थे। मगर प्रॉब्लम जब हुई, जब 2 से 3 दिन के बाद ही लोगों को अचानक से ये पता चला कि भाई शहाब तो ईरान पहुँच गए। फ़ोटोज़ उनके ईरान से आना शुरू हुए, लोग चक्कर में पड़ गए, लोग कन्फ्यूज़ हो गए कि भाई आज अगर पाकिस्तान का वीज़ा मिल रहा है और 2 दिन बाद देख रहे हैं हम ईरान है, तो इतने बड़े पाकिस्तान को पार कैसे किया। फिर उसके बाद धीरे धीरे तस्वीर साफ हुई और लोगों को ये पता चला कि दरअसल पाकिस्तान ने वीज़ा तो दिया था, मगर शहाब को ये बताया ही नहीं था कि ये जो वीज़ा उन्होंने दिया है ये दरअसल सिर्फ और सिर्फ 72 घंटे का था। 72 घंटे के अंदर ही शहाब जब थोड़ा बहुत चलना शुरू हुए, उन्हें पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने पकड़ कर बैठाला प्लेन में लाहौर में, और लाहौर से डायरेक्ट भेज दिया उनको ईरान। इस तरह से अपना पूरा पाकिस्तान देश उन्होंने बाय फुट की जगह उन्होंने बाई प्लेन कवर करवा दिया। यानी कि उनको वो सिक्योरिटी नहीं दे सके कुल मिलाकर, क्योंकि पाकिस्तानी गवर्नमेंट जानती थी कि अगर वो इतने दिन बंदा अंदर चलेगा, तो इंडिया में भी हमने देखा पुलिस डिपार्टमेंट वगैरह सब साथ में चलता था उनके सिक्योरिटी के लिए, तो पाकिस्तान को सिक्योरिटी मुहैया कराना पड़ती, प्रोवाइड कराना पड़ती, कई दिनों का वो सफ़र चलता। तो उसने शॉर्टकट तरीका निकाला, और परेशानी की बात ये थी कि उसने शहाब को बताया नहीं, बल्कि एक तरीके से ये कहिए कि शहाब को धोखा दिया। बताया होता तो शायद सिनेरियो दूसरा होता, वो बंदा शायद जाने के लिए तैयार ही ना होता। अब जब उसे धोखा मिला तो जाहिर सी बात है परेशान होने वाली बात थी, और फिर उसका ड्रीम था, इस ड्रीम के लिए वो कितने दिन ऑलरेडी पैदल चल चुका था इंडिया में। तो इसी वजह से ये जो शहाब भाई थे, इनके तस्वीरें वायरल हुई जिसमें ये रो रहे थे बैठते हुए प्लेन में। मतलब जब उनको बैठाला जा रहा था तो वो बहुत ज़्यादा रो रहे थे, परेशान थे। मगर फिर भी फ़िलहाल वो ईरान पहुँचे। ईरान से उन्होंने अब ख़ुद ऑफिशियली इस चीज़ की अनाउंसमेंट कर दी है कि हाँ वो ईरान पहुँच चुके हैं और ईरान में अपना सफ़र शुरू कर चुके हैं। फ़िलहाल दोस्तों मुझको पर्सनली ये लगता है कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट पहले से ही उनको वीज़ा नहीं देना चाहती थी। उसको लगता था कि ये हाइप बन गई है, बस बंदा बस थोड़े ट्रेंड चल गया है और हम इसको कुछ दिनों तक के लिए वीज़ा नहीं देंगे, ये ऑलरेडी वापस हो जाएगा पंजाब बॉर्डर से। मगर ऐसा हुआ नहीं, शहाब वहाँ पर रुका रहा, और जब पाकिस्तान ने देखा कि बंदा भाई वहाँ से हट ही नहीं रहा, लगभग 4 महीने गुजार दिए उसी बॉर्डर पर, तो इनको लगा कि भाई अब तो देना पड़ेगा वरना हमारे ऊपर ही सवाल उठेंगे। दिया, मगर सिर्फ 72 घंटे का दिया। अब वो बंदा ईरान पहुँच चुका है। फिलहाल दोस्तों आप लोग इस पूरे मैटर को लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय दे सकते हैं। आज की ये वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ आगे ज़रूर शेयर कर दें, और मेरे इस नए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें।